आज का जो चैप्टर है हमारा वो है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास एनसीईआरटी का लेसन नंबर 9 फर्स्ट बुक का। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। इंग्लिश में इस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हिंदी में इसे कई नामों से पुकारा जाता है। वैश्वीकरण है, भूमंडलीकरण, इसके अलावा भूस्थानीकरण। ध्यान रखें, हिंदी में इसे कई टर्म्स में यूज़ किया जाता है, बट इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन है क्या, या ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, परिणाम क्या है, और इंडिया में इसे किस अर्थ में देखा जाता है। इस चैप्टर में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसके कॉजेज़, कारण क्यों ये चीज़ हो रही है, इसका इफ़ेक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, इसके अलावा पॉलिटिक्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर देखोगे। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा तो सिंपल है, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यानी जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ता है इकोनॉमिक तौर पे, बिजनेस के तौर पे जुड़ता है, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ध्यान रखें, ठीक है। जैसे अमेरिका से हम बिजनेस कर रहे हैं, इंग्लैंड से कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, इजराइल से कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम का नाम है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ठीक है। पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है इसमें, फ्री फ्लो। फ्री फ्लो का मतलब है कि बिना किसी रुकावट के आप इजीली सामान उस देश में भेजते हैं और वो देश आपके देश में भेजता है, बट सामान वो वही भेजेगा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो उसके साथ समझौते डील किया गया है। अब ये नहीं कि भाई आप उससे डील करके आओ किसी और, आप देखते हो भाई फरारी इंडिया में थोड़ी बिकती है, क्यों नहीं बिकती भाई, उस कंट्री के साथ हमारा डील नहीं है फरारी बेचने का। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में नहीं है, सामान नहीं बनाती, नहीं बेचती, वजह डील नहीं है। तो जब तक आपकी कंट्री का उस कंट्री के साथ डील नहीं होता, तब तक वो अपनी कंपनीज लेकर आपकी कंट्री में नहीं आएगा। अब डेविड हार्ले से जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल, वो बिकती है इंडिया में क्योंकि उसका अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो बेचेगा इंडिया में, ठीक है ना। तो भाई जब तक आपका डील नहीं है उस कंपनी के साथ या उस कंट्री के साथ कि भाई ये चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें जाएंगी, हम ये चीज़ें आपसे खरीदेंगे या ये चीज़ आप हमसे लेंगे, तब तक वो चीज़ें फ्लो में नहीं होती। पैसे का फ्री फ्लो है, जाहिर सी बात है, आप यहाँ बैठे अमेरिका में पेमेंट कर सकते हो, अमेरिका से पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, तो चीज़ें हैं। अब देखोगे इसी सिस्टम को नाम दिया गया है, क्या है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। सिंपल कहा जाए तो फ्लो, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी, गुड्स, सर्विसेज एंड मनी फ्लो, ये तीन चीज़ों का फ्लो हो रहा है। यही तीन चीज़ों के फ्लो को, सिस्टम को आपने ग्लोबलाइजेशन का नाम दे दिया, ये ध्यान रखें। अच्छा, ये जो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, इसका जरा सा अगर हम पृष्ठभूमि देख ले यानी बैकग्राउंड, तो ये कोई नया नहीं है, ये आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिलेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चीन का रेशम मार्ग, ये सब एग्जाम्पल हैं ग्लोबलाइजेशन के। आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले बिजनेस होता था। हड़प्पा का सामान मेसोपोटामिया, मिस्र, ओमान, यमन, यहाँ से मिले हैं, तो वो भी तो ग्लोबलाइजेशन हुआ। चीन का रेशम मार्ग जो यूरोप तक था, वो भी आपका एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन, आज का तो पूरा सिस्टम ही ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब आपके देश में या हमारे देश में देखोगे क्या हो रहा है कि मोस्टली विदेशी कंपनीज आ रही हैं, वर्क कर रही हैं, सामान बना रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, बना के बेच रही हैं। मार्केट सिस्टम है एक तरीके से पूरा। तो इसी को नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। ये ध्यान रखें।
अब सवाल उठता है कि ये होता क्यों है, कारण क्या है इसका। वैश्वीकरण फैलने या होने के कारण कोई एक चीज़ एक जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं वैश्वीकरण के लिए। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखें, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। हर देश के पास हर चीज़ मौजूद नहीं है, ये दिमाग में बिठा लें। प्रत्येक देश अपने आप में संपन्न नहीं है, किसी के पास कुछ कमियां हैं तो किसी के पास कुछ कमियां हैं, ये ध्यान रखें। कोई भी देश अपने आप में भरपूर नहीं है संसाधनों से। अरब एरियाज़ में पेट्रोल है तो एग्रीकल्चर लैंड और वाटर शॉर्टेज है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है तो उसके पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के एरिया शॉर्टेज है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी से जूझ रहा है, और इस कमी को पूरा करने के लिए उसे दूसरे देश के साथ जुड़ना ही पड़ता है, ये ध्यान रखें। जब तक कमी नहीं होगी तब तक आप जुड़ाव नहीं करते, ठीक है ना भाई, ये चीज़ है, ये दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है, ये हकीकत है, और संसाधन वाकई में असमान है। क्यों भाई, है नहीं? किसी के पास 4-4 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 1 भी नहीं, ये हकीकत है। वैसे भी 14 फरवरी आने वाली है तो पता लग जाएगा, संसाधनों का असमान वितरण अच्छे से दिखेगा, ये हकीकत। अब कुछ तो ऐसे जो मीम्स डालेंगे सिंगल लॉन्डो के लिए, ये वो फलाना ढींगा, क्या गरीबी है मानते हैं। तो हमारा तो छोड़ दो, हम तो कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुके, ठीक है ना। तो संसाधन की कमी है आप लोगों के पास, खैर। तो जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन होगा ही होगा जब संसाधनों का असमान वितरण होगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला है बढ़ती जनसंख्या, आबादी बहुत बढ़ रही है, इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करना इम्पॉसिबल है। अब भाई देश की आबादी जब 150 करोड़ पहुंच गई है तो आप देखते हो बेरोज़गार है आधे से ज़्यादा युवा हमारे देश के, नौकरी चाहिए या फिर संसाधन रिसोर्सेज। तो देखो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी प्रॉब्लम की जो कह सकते हो कि एक मेन पॉइंट है तो वह है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इतने बड़ी आबादी को आप नौकरी नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल है। सबको रोजगार दिया जा सके ये थोड़ा मुश्किल है। देखो कोई भी गवर्नमेंट चुनाव में या प्रचार में आपसे बड़े बड़े वादे कर देते हैं ये लोग, चुनाव प्रचार प्रसार में इतनी नौकरियां दे देंगे, उतनी नौकरियां दे देंगे। सारा लगता है कि उसका बाप पैदा करके जाएगा नौकरी, जो ये वादा करके जा रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है कि भाई ये लोग इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम फ्री में कर देंगे, वो कर देंगे, ये बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है, कृपया इसे छोड़े। यह हकीकत है। नौकरियां कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं थी, नौकरियां इनके टाइम पे भी नहीं है। वजह बढ़ती आबादी। आप देखो नॉर्मली एक रेलवे में वैकेंसी आती है या फिर आप देखते हो कि नॉर्मल सब इंस्पेक्टर या किसी भी तरीके के एसएससी वगैरह में वैकेंसीज आती हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी होगी, 1000-1500 वैकेंसीज पर अप्लाई लाखों में पहुंच जाता है। 30 से 40 लाख फॉर्म डलते हैं। अब 40 लाख में से केवल 1000 बच्चों का सिलेक्शन, कितना मुश्किल काम है, ये ध्यान में रखना। तो रेशो देख लो, 40 लाख और 1000, 1000/40 लाख। इतना आसान नहीं नौकरी लेना इस देश में, पर फिर भी लोग ले लेते हैं। अब भाई वो जो 1000 बच्चे नौकरियां ले रहे हैं वो भी तो कहीं से आए हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, ये दिमाग में उठा लेना।
तो कंपटीशन सीधा सा है 40 लाख के आसपास के युवाओं के साथ, और उसमें तरक्की करना कोई मामूली काम नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो अपने आप को अगर आपको साबित करना है खुद को, तो बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क प्लस डेडिकेशन, ये दिमाग में बिठा के रखना। क्योंकि 40 लाख को कॉम्पिटिट करने के लिए फालतू का टाइम होना नहीं चाहिए, आपका एक एक पल कीमती है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं इस 12वीं के सीबीएसई बोर्ड में हर साल एक एवरेज है 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 15 लाख एवरी ईयर सिर्फ 12वीं में, ये दिमाग में बिठा लेना। और मैंने बात बहुत पहले भी बताई है कि भाई एग्जाम्स में हर कोई सेम ही आंसर लिख रहा है। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है 60 नंबर लाने वाला भी वही डेफिनेशन लिख रहा है, 90% लाने वाला भी वही डेफिनेशन लिख रहा है। पर सवाल ये उठता है कि उसके 90 कैसे आ गए और उसके 60 कैसे आए। फर्क है, यह फर्क एक एग्जाम्पल के जरिए समझो। एक रेडी पे आप 10 रुपए का बर्गर खाते हो और वही बर्गर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हो, दोनों बर्गर में फर्क है। एक 150 का बेच रहा है, एक 10 रुपए का बेच रहा है। क्या फर्क है? पाव तो सेम ही है, फर्क है पेश करने का तरीका। उसने आपको बिठा के खिलाया, माहौल में खिलाया, अच्छे से पैकिंग करके दे दी, 2-4 चीजें सजा कर दे दी, तो उसने 150 रुपये आपसे ले लिए। और रेडी फेडी वाले ने कुछ नहीं किया, उसने तुरंत बनाया और आपको दे दिया। यही फर्क है 60 और 90 वाले में। आंसर को पेश कैसे करते हो, कितने बेहतर तरीके से आप उसे पेश करते हो, यह दिमाग में रखना, वो फिर मार्क्स दिला देता है। और नॉर्मल व्यक्ति जाके डायरेक्ट नॉर्मल स्टूडेंट जाके आंसर लिख के चलाएगा, बट 90 वाला उस आंसर को थोड़ा बेहतर घुमा फिरा के सजा के बेहतर तरीके से पेश करता है, टू द पॉइंट लिख के एग्जाम्पल के साथ, उसके मार्क्स मिल जाते हैं उसे 90। यही फर्क है। आपको आंसर सिर्फ ये नहीं लिखना कि मुझे नॉलेज आती है, अच्छी पता है, आपको ये भी बताना है सामने वाले को कि उसका जो वो घर से लड़ कर आया है, वो आपके आंसर पढ़ने के बाद थोड़ा उसका माइंड फ्रेश हो जाए। अब बेचारा घर से लड़ के आया, ऊपर से तुम्हारी राइटिंग माशाल्लाह, ऊपर से कट्टम कुट्टी और का रखा पेपर में, ऊपर से उसको घुमा रहे हैं गोल गोल आंसर के ज़रिए, क्वेश्चन कुछ है आंसर कुछ है। वो वैसी खुंदस में आया था सुबह सुबह, तुमने और उसे खुंदस दिला दिया, वो वैसी नंबर और काट देगा। तो एग्जामिनर को आपको एक बेहतर मटेरियल पेश करना होता है। आंसर तो यही है, इसे चेंज नहीं कर सकते आप, इस डेफिनेशन को नहीं चेंज कर सकते, बट इसे लिखने का तरीका आपको मार्क्स दिलाएगा। ये दिमाग में बिठा लें, और यही एग्ज़ाम का तरीका है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग ढंग से करता है, इसलिए वो जीत जाता है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। काम वही है, करने के तरीके दो अलग अलग हैं। जीतने वाला उस काम को अलग ढंग से करता है और वो सफलता पा लेता है। ये हकीकत है, ये हमेशा दिमाग बिठा के रखना। तो बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वैश्वीकरण होगा। और ध्यान रखना, वैश्वीकरण ऐसे दौर में है हम लोग जहां एक एक नौकरी की मारामारी है, और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, कोरोना वायरस ने एक चीज तो सिखा दी, अस्थायी जॉब की कोई कीमत नहीं। नहीं, दिमाग में बिठा ले। अगर आप किसी चीज़ में परमानेंट हैं, परमानेंट जॉब है, या ऐसा बिजनेस है जिसको आपने बेहतर तरीके से चला रखा है, तो 1-2 साल का आप झेल सकते हैं। गलती से 3-4 साल हुआ तो नॉर्मल बिजनेसमैन भी गया हाथ से। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखें। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो लड़ो, खुद से लड़ो,
मैंने पहले भी ये बात कही है, बिना सपने के जिंदगी व्यर्थ है, बेकार है। ये हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो बनाओ, और उसे पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाए तो लगाओ। कोई भी व्यक्ति ऊपर से बन के नहीं आता, सब यहीं पे बनते हैं और अपने आप को बनाते हैं। गॉड गिफ्टेड किसी के पास कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। इंग्लिश नहीं आती तो सीखो, अपनी मंजिल को पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े अपनाओ। यह हमेशा ध्यान रखना। और सफलता एक दिन का परिणाम नहीं होती, सफलता को हासिल करने में सालों लगते हैं, मेहनत लगती है। ये दिमाग में बिठा लेना। इलेक्शंस होते हैं, आपको क्या लगता है वो सो लेते हैं? अरे वो रात रात भर उनकी पब्लिक मीटिंग्स चल रही हैं, दिन दिन भर पब्लिक मीटिंग्स चल रही हैं, रैलियां जमकर हो रही हैं। अब सोचो वो व्यक्ति 3-4 महीने तक नहीं सोने वाले जो भी इलेक्शन फाइट करने वाले हैं। कितनी मेहनत कर रहा होगा, पैसा बहा रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। अच्छा, उसे भी पता है गालियां भी पड़ रही हैं, मीडिया चैनल्स पे लोग सुना भी रहे हैं, कुछ पब्लिक नाराज है, कुछ खुश है, फिर भी लगे हुए हैं ताकि जीत जाए। और जीतने के बाद उसकी सफलता, हार जाता है तब भी वो नहीं रुकता, कोई नहीं, अगली बार फिर लड़ेंगे चुनाव। वो फिर अगली बार तैयार हो जाते हैं अगली बार के लिए। ये दिमाग में बिठा लेना। सफलता चाहिए तो लड़ो, और उस हद तक लड़ो जहां तक की हद ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर हार भी हो तो ऐसी कि लोगों का दिल जीत ले। बिहार इलेक्शन में बेशक बीजेपी जीती, नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन उनकी जीत से ज़्यादा तेजस्वी यादव की हार के चर्चे थे। उस युवा लड़के ने क्या फाइट दी इलेक्शन में, एक एक दिन में 25-24 रैलियां, 25-25 रैलियां, अकेले दम पे पार्टी को खड़ा करके लड़ा, हारा। 7-8 सीटों से वो हार गया। 111-112 के आसपास उन्हें सीटें मिली थी, और जीतने वाले को 122-23 के आसपास थी। कितना फर्क था? 7-8 सीटों का फर्क था। पर मुश्किल खड़ी कर दी थी उन लोगों के लिए। तो काम ऐसे करो। अब बिना मेहनत के ध्यान रखना कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत एक दिन की नहीं होती है। जिंदगी में एक सपना सजो और सपने के पीछे लग जाओ, उस सपने को पालो, और जब तक हासिल नहीं होता तब तक लगे रहो। ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि आपका कंपटीशन खुद से भी और 40 लाख लोगों से है। आप 150 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हो, जहां सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। आप किसी भी काम में जाएंगे, कंपटीशन है इस देश में, बेहिसाब है। क्रिकेट में जाओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, बिजनेस में जाओ, जॉब्स के लिए जाओ, कंपटीशन हर कदम पे आपके सामने खड़ी है। ये दिमाग में बिठा लेना। अब बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा, और यही 4-5 साल हैं खुद को बनाने के। एक ये 12वीं का, और आगे के 3 साल और रख लो ग्रेजुएशन तक का, 4 साल गिनती के। इन 4 सालों में खुद को बना लिया, आपका कैरियर आपके सामने। नहीं बना पाए तो कहीं के नहीं रहे। ये दिमाग में बिठा लेना। आर्थिक विकास अगला पॉइंट है। देखो, दुनिया का हर देश तरक्की करना चाहता है, हर देश चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, उसके यहाँ टेक्नोलॉजी आए, इसीलिए वो दूसरे देशों के साथ जुड़ता है। प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजी, आज दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर चली गई है। इंटरनेट का दौर है, मोबाइल्स का दौर है, 4G 5G, आगे पता नहीं कितने कितने जी आएंगे, ये नहीं पता। ये सभी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप हो चुका है कि आप 48 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। तो जुड़ाव कितना बेहतर हो गया आप देख सकते हैं। और हर देश सहयोगात्मक सुरक्षा चाहता है, हर देश चाहता है कि वो सिक्योर हो, और सिक्योरिटी के चक्कर में वो 3-4 देशों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बना रहा है ताकि फ्यूचर के लिए वो सिक्योर हो सके।
खुद को भी सिक्योर करे, अपनी कंट्री को सिक्योर करे। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे ये ग्लोबलाइजेशन अपनाना ही पड़ेगा, ये दिमाग में रखिए। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण हो रहा है, ये दिमाग में उठा के रखिए। प्रभाव, इफेक्ट, सबसे पहला है आर्थिक, इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपका देश क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। आपके देश में पूरी तरीके से होगा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अमेरिकी व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि ये मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका का ही है। हर चीज़ प्राइवेट है और होगी, आज नहीं तो कल प्राइवेटाइजेशन होगी, ये ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी हुई है, हर चीज़ प्राइवेट। रेलवे प्राइवेट हो तो क्या है, बहुत सारी ट्रेनें प्राइवेट है, वंदे मातरम, तेजस, हम सफ़र जैसे बहुत सारे ट्रेनें प्राइवेट है। बहुत सारे रेलवे स्टेशन अब प्राइवेट हो रहे हैं। प्रस्ताव है LIC को प्राइवेट करने का, MCD प्राइवेट होगा फ्यूचर में, आप देख लेना, इसका भी प्रस्ताव चल रहा है। सारी चीज़ें प्राइवेट होंगी, निजीकरण होगा ही होगा। निजीकरण देखो, हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ये ध्यान रखना। अब भाई इसे इसलिए करना पड़ रहा था कि उसका मेंटेनेंस है, उसे सरकारी चीज़ें समझ के उसको इतना बेकार कर रखा है। मैंने क्या बताया आपको, इंडियन रेलवे सरकारी है, लोग बाथरूम उसके टॉयलेट से भाई डब्बा उठा के ले जाते हैं। अच्छा, उन्होंने चैन लगा के भी वो मग जो होता है वो बांध के रखा, चैन के साथ भी गायब। मतलब इतनी, मतलब इंडिया की पब्लिक क्या कहें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैंने पहले ये बात कही है, ये देश चुनौतियों से नहीं परेशान किससे हर कोई जानता है, तो वाकई में है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था, चलो वो तो कर रहे हैं, ये जो थर्ड AC सेकंड AC में सफ़र करने वाले हैं तो उससे भी गए गुजरे हैं। अच्छा, 3000 की टिकट बुक करके जा रहे हैं, जब भी IRCTC का कंबल चद्दर गायब करके ले आते हैं। हाँ, आप तो भैया देते भी ना कंबल। तो इतनी बेकार स्थिति कर रखी है हद से ज़्यादा। तो भाई गवर्नमेंट क्या करे, प्राइवेट करेगी। गवर्नमेंट कह रही रहने दो। भैया मेरे हिसाब से मतलब ट्रेन का एक मतलब जो बंदा उनके साथ भी इतने लोग पैदा करेंगे आपके घर से, रोजगार में वृद्धि भी होता है भाई। MNC कंपनीज आपके देश में आती हैं, उनका बिजनेस सेटअप होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन रोजगार केवल किसको मिलेगा, स्किल्ड लेबर को, पर सैलरी कम होती है। MNC कंपनीज की सैलरी कम है और स्किल्ड लेबर को ही जॉब मिलेगी। इससे देश में क्या होता है, आर्थिक विकास तो होता है लेकिन असमानता भी होती है, अनइक्वालिटी भी देश में बढ़ती है। समाज में एक तबका काफ़ी आगे बढ़ जाता है और एक तबका काफ़ी पीछे रह जाता है। वैश्वीकरण का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है, अमीर बेहिसाब अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। शहर तो काफ़ी ऊपर निकल जाएंगे, गांव पिछड़ जाएंगे। आप झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन इलाकों में जाओगे तो गांव ऐसे हैं जहां सही से उनके पास अभी घर भी नहीं है। गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर चले जाओ, बेहिसाब डेवलपमेंट वाला एरियाज आपको मिल जाएंगे। तो आप देखते हो कि कितना फ़र्क है, फ़र्क आप देख सकते हो। किसी लेखक ने लिखा था कि इंडिया में आप दो चीज़ें देखते हो, इंडिया वर्सेस भारत। भारत में दो निवास कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस भारत। भारत वो जो आपको गांव में मिलेगा और इंडिया वो जो शहरों में मिलेगा। तो दो तरीके की ज़िंदगी इस देश में चल रही है, ध्यान रख के। तो ये चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं हम राजनीतिक इफेक्ट क्या होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राज्यों की शक्ति में कमी आएगी, मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी। और वाकई में देखो, ग्लोबलाइजेशन में सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार ने वो चीज़ प्राइवेट दे दी, बात खत्म। अब तुम समझो, मुसीबत हमारे सर नहीं है। सरकार केवल क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है और लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। आप देखते हो दिल्ली मेट्रो पे कोई कभी विवाद आता ही नहीं है, प्राइवेट है, मतलब ही नहीं, गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं दूर दूर तक। प्राइवेट कंपनी चला रही है, चलाते रहो, बस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, मिल रहा है। गवर्नमेंट केवल सुरक्षा देगी, लॉ मेकिंग करेगी, दो काम गवर्नमेंट का है बस। ग्लोबलाइजेशन में यही चीज़ होता है कि गवर्नमेंट
केवल आपको देखोगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की जो कंपनीज है मार्केट में ऑनलाइन वगैरह, ये आज से 5 साल पहले भी थी, अब भी है और आने वाले टाइम पे भी आगे रही। सरकारें बदल जाएंगी, मार्केट वैसे का वैसे ही चल रहा है, सिंपल। लेकिन इसका एक फ़ायदा या नुकसान कुछ भी कहो, राजनीति का डिजिटलीकरण हो गया है। पॉलिटिक्स अब बिल्कुल डिजिटल हो गई है, वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करो, ऑनलाइन आएगा। आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि भाई वोट भी ऑनलाइन ही हो जाएंगे। राज्य का लोप है। देखोगे इसका नुकसान भी है एक, कि सरकार आप पर नियंत्रण रखती है, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। डिजिटल होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट से लेके आपके पासवर्ड से लेके आपकी सारी चीज़ों का डिटेल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में है। या तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, गलती से गवर्नमेंट की चीज़ें हैक हुई तो सब गए भाई। तो ये एक नुकसान भी है डिजिटलीकरण, ग्लोबलाइजेशन का। सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल इफेक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन का। कल्चरल इफेक्ट में क्या है कि वेशभूषा बदल रहा है। अमेरिकी कल्चर का इफेक्ट हम पे ज़्यादा हो रहा है। जींस पैंट, कोट पैंट, कॉरपोरेट कल्चर, मैकडोनल्डीकरण, रेस्टोरेंट का खाना, शाम होते होते पता नहीं कौन सी दुनिया शुरू हो जाती है इस देश में। शहरों में रेस्टोरेंट भर जाते हैं, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, दुनिया भर की दुकानें भरी पड़ी है। यह हकीकत है। सरकार भी तो यही कह रही है, नहीं मिल रहा रोजगार तो लगाओ ठेला मोमोज बर्गर का, बढ़िया चल रहा है, क्या नुकसान है, कर ही रहे हैं भाई लोग। तो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में बेहिसाब चेंजेस होते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। इसके अलावा एक देश का कल्चर दूसरे देश पर हावी हो जाता है और एक देश का कल्चर धीरे धीरे खत्म होने। अब देखोगे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए धीरे धीरे, और आने वाले 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद शायद वही एक लैंग्वेज वर्ल्ड लेवल पे रहेगी, कह सकते हैं, जिस हिसाब से सिस्टम चेंज हो रहे हैं। कल्चर का ह्रास होता ही होता है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तो बदल ही रहा है, इंसानों की सोच बदल रही है। शाम की दुनिया, रेस्टोरेंट, पब, बार, ये सब चीज़ें, ये क्या है, यूरोपियन कल्चर है, हम अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, और यही चीज़ें शुरू हो गई हैं। यही तो है भाई, और क्या है। और तुम जैसे युवा भाई रील्स में लगे हुए हैं, बताओ, अंग प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, रील्स के नाम पे अंग प्रदर्शन, हद हो गई है। मतलब ये मैं बना देगा। अच्छा, उसमें हुनर भी कुछ नहीं है, एक म्यूजिक चला दिया, 2-4 हाथ हिला दिए, हो गया काम, ये चीज़ हो गया। ये हो कुछ नहीं रहा, ये समझ रहे हैं कि नई कैटेगरी उभर रही है। हाँ, टैलेंट। वैसे टैलेंट का नाम देते हैं, बताओ उसमें भाई तुम्हारा क्या हुआ। स्ट्रगल करके आए यहाँ पे। हाँ, और उसमें भी कह रहे हैं स्ट्रगल करके आए, तो भैया रील्स बनाना। एक भाई वो जब टिकटॉक आया था तो वो एक नई कैटेगरी पैदा हो गई थी मार्केट में। हाँ, वो क्या कहते हैं खैर, मैं वाला टिकटॉक नहीं देखता। तो ये चीज़ें भाई, ये चीज़ें सब ग्लोबलाइजेशन को इंडिकेट कर रही हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। भारत और वैश्वीकरण 1991 में भारत ने इसे अपनाया था। 1991 में भारत ने बाकायदा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया था। ध्यान रखना, कानूनी तौर पे ऐलान किया गया, ऑफिशियली तौर पे ऐलान किया गया कि भारत वैश्वीकरण की नीति को अपना रहा है। धीरे धीरे हम अपना रहे हैं। देखोगे हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है हर चीज़ का। अच्छा, नई गवर्नमेंट जो है हमारे देश की, इस पार्टी की, इनका झुकाव ज़्यादातर पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटलिज्म सिस्टम की तरफ ज़्यादा है या प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। इसीलिए देखोगे हेरिटेज जितने भी इंडिया के, अब वो धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। लाल किला डालमिया को चला गया है, ठीक है ना, डालमिया कंपनी को गया है। हाँ, तो प्राइवेट कंपनीज अब इनका मेंटेनेंस देख रही हैं, टिकट जो भी कलेक्ट करेंगे उनके हाथ में जाएगा।
पहले 15 रुपए भारत में देखोगे वैश्वीकरण का विरोध कौन सा ग्रुप कर रहा है? वामपंथी विचारधारा। वामपंथी, आवाज नहीं भाई, वामपंथी विचारधारा जो बिल्कुल समाज में समानता चाहती है कि भाई समाज में समानता हो, इक्वालिटी हो। इनका दावा है कि भाई वैश्वीकरण कहीं ना कहीं स्थिति बिगाड़ देगा, ये लोग कहते हैं। इनका मानना है कि भाई एक ही प्राइवेट कंपनीज का दबदबा मार्केट में होगा, जिससे समाज में बिखराव हो जाएगा। भारत लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को धीरे धीरे अपना रहा है, लेकिन भारत में इसका विरोध भी हो रहा है और इसको लेकर आवाज़ें भी उठती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे अपनाया जा रहा है। देखो रेलवे में विरोध हुआ, फिर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। आप देखोगे लाल किले वगैरह सारे काम हो ही चुके हैं प्राइवेटाइजेशन के। आप देखोगे चीज़ों का विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अपना लिया जाता है इंडिया में। तो ये चीज़ें हैं, और अभी भी विवाद कहीं ना कहीं बना रहता है वैश्वीकरण को लेकर, ग्लोबलाइजेशन को लेकर। वर्ल्ड लेवल पे भी कई फोरम्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं कि भाई इसे या तो अपनाया जाए तो सही तरीके से अपनाया जाए, या फिर इसे बिल्कुल ना अपनाया जाए। लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस हिसाब से अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये दिमाग में बिठा लेना। तो ये था इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें